प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और गणित के सवाल हल करते होंगे। तो कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.2 में हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के x और y के मान यानी चर के मान ग्राफी विधि से हल कर रहे थे। अब बीजगणितीय विधि आ गई। मैंने उसी समय समझाया था कि बीजगणितीय विधि से हम समीकरण युग्म के हल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वो बीजगणितीय जो विधि है वो 3 विधि है। पहला प्रतिस्थापन विधि, आपकी किताब में लिखा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और फिर वज्र गुणन विधि। ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, आप आगे कुछ भी गणित में किसी भी टॉपिक में जाएंगे, आपको समीकरण को फॉलो करना ही होगा। ये समीकरण बड़े उपयोगी हैं लाइफ में आगे चल करके गणित के लिए। ठीक है, इसको बेटे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यद्यपि सरल है लेकिन इसका उपयोग सर्वव्यापक है, तमाम इसका उपयोग होता है। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण युग्म को हल करना समझा रहा है। देखिए, सारी परिभाषाएं नाम पर ही होती है। इसका क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन करना, कहें तो ऐसा करें कि किसी एक चीज को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापन विधि क्या है? एक चीज को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना। अब कैसे प्रतिस्थापित करना? इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ए का सब्स्टिट्यूशन हम बी को बना लें, ए के स्थान पर हम बी को रख दें। ठीक है, यह सब्स्टिट्यूट एक प्रकार से कहें ऑप्शन, हिंदी में समझे तो ए प्रतिस्थापन है। ए को हम बी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें, बी को ए के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें, यह है प्रतिस्थापन विधि। अब इसको समीकरण में देखें तो कैसे, अभी एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा कि x और y दो चर है, तो एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके फिर उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। हल करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। प्रतिस्थापन विधि यानी कि चर के मान को प्रतिस्थापित करना। यहाँ हल हमने शुरू किया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर ये 14 है। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 14। ठीक, अब देखें, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 14 ऋण x। ये तीसरा समीकरण है। अब ध्यान दीजिएगा, यही माजरा है, ध्यान देने की यही बात। y के मान को हम x चर के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये y का मान हमने x के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसी y के मान को जो हमने x के रूप में व्यक्त किया है, इसी y को मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो एक चर हो जाएगा। जैसे अब यहां लिखेंगे, यहां y के मान को ये y का ऋण मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है, लेकिन ये y का मान x के रूप में हमने व्यक्त किया। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापन विधि है। y के मान को हम अब समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए y का मान ये है, यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो x माइनस y का मान क्या है? माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 14 माइनस x। तो x माइनस वाई, तो y का यहाँ ये मान हम प्रतिस्थापित कर दिए, बराबर ये 4। ठीक है, अब देखें
ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इस माइनस का इस ऋण का, चूंकि यहाँ ये 14 धनात्मक है तो धन ऋण का ऋण, ऋण ऋण का धन, तो x ऋण 14 धन x बराबर 4। अब देखें ये x के का चर आ गया, अब इसमें एक चर हो गया, ठीक है। अब देखो ये x धन है, ये x धन है, ये जुड़ेगा, ये 14 उधर जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 4। ये ऋण में है, पक्षांतर हुआ तो उधर गया तो धन 14 हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर 4 धन 14, तो 2x बराबर 18, 2x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटे 2, तो 2 नमा 18, तो x कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखें x 9 आ गया। अब इसी x के मान को हम यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 3 में रखने पर x के मान को हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। x का मान कितना आया, 9 आया। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 14 ऋण x, ये भी समीकरण ही चूंकि बराबर है, ठीक है। तो y बराबर 14 ऋण x क्या आया, x आया 9, तो y बराबर हो गया आपका 5, 9 5 14, ये y बराबर 5 आ गया। x बराबर 9 है। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। अब देखिए उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं किसी समीकरण से। x धन y बराबर 14 लिखा है, x आ गया अपना क्या 9, y आ गया क्या 5, तो 9 5 14, इधर 14 बराबर 14। इसी तरह से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। आपने परीक्षा में ये सवाल हल किया, आपका ये समीकरण का जो x y का मान आया ये सही है कि गलत है, आप परीक्षा में उसकी जांच तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, x धन y बराबर ये 14 है, दोनों तरफ 14 आ जाए तो इसका मतलब x का मान है 9, y का मान है 5 बराबर 14, तो 9 5 14, 14 बराबर 14, इसका मतलब हमारा ये x और y का मान सही है। दूसरे समीकरण से भी कर सकते हैं, x 9 y 5, तो 9 में 5 चला गया 4, दोनों तरफ 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। प्रतिस्थापन विधि क्या है, दिए गए दो समीकरणों में जो सुविधाजनक लगे, जो समीकरण हमें सरल लगे, उस समीकरण से एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, फिर उसी को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ये बात समझ में आई। अब आगे का सवाल आपको समझाते हैं, लेकिन मैं आपसे शुरू में मैंने कहा होगा कि बेटे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप 10वीं पहुंच गए तो आपसे कम से कम गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके थोड़ा आगे आपसे भिन्न आनी चाहिए। क्योंकि अब आगे जब आएंगे तो यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट रहेंगे, फिर वो डिवाइड में जाते हैं, बटे में जाते हैं, गुणे में जाते हैं, भिन्न में कोफिशिएंट माने गुणांक आ सकता है, तो ये आपसे बनना जरूरी है। तो ये बात समझ में आ गया। आप इसको वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, मिटा दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। फिर आगे के सवाल देखता हूं। अब आगे का सवाल है आपका दूसरा, थोड़ा सा उसमें जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है एक्स वाई के चर उसमें शायद एस टी है, तो एस और टी जो चर के गुणांक है वो थोड़ा सा भिन्न में है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। मैं क्रमशः आपको बता रहा हूं, बिल्कुल क्रमशः आप फॉलो करिएगा, देखते जाइएगा, आपसे बिल्कुल गणित आएगी, ये मेरा चैलेंज है। आएगी क्यों नहीं भाई। दूसरा सवाल है एस माइनस टी बराबर 3, पहला समीकरण, और फिर दूसरा समीकरण है एस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण है।
जिन बच्चों से आती है ठीक है, उन बच्चों से आती है बहुत बहुत मुबारक, लेकिन जिन बच्चों से नहीं आती यार, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उनको गणित बहुत कठिन लगती है। ठीक है, मुझे भी कभी कठिन लगती थी, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमसे बनेगी, इसमें कोई दो शक नहीं है बाबू, बस ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण तो हमें सरल दिख रहा है, ये देखने से थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, यद्यपि कठिन नहीं है। तो अब देखें s/3 धन t/2, अब इसमें s का जो गुणांक है 1/3 है। इन बातों को समझिए, इन छोटी छोटी बातों को। अब जैसे लिखा है s/3, अभी मैं आपको सवाल नहीं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इस s का गुणांक क्या, s/3 लिखा है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, 1/3s, तो ये s का गुणांक 1/3 हुआ, इस t का गुणांक 1/2 हुआ। ठीक है, तो इस दूसरे समीकरण को हम सिंपल बना लेते हैं, या तो हम सिंपल ना बनाए तब भी हम कर सकते हैं, चलो बिना सिंपल बनाए आपको समझा देते हैं। और सिंपल बनाने का इसका तरीका क्या है, चूंकि 3 दूनी 6 होता है, इसका लघुत्तम समापवर्त 6 का दोनों ओर आप गुणा कर दो, ये समीकरण सिंपल बन जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, 6 का इधर भी गुणा कर दें और 6 का इधर भी गुणा कर दें तो ये सिंपल बन जाएगा। आप देख लें, आप करिएगा, मैं समझा देता हूं, लेकिन मैं भिन्न वाले ही बताऊंगा, इसी तरह गुणांक से बताता हूं। देखिए ध्यान से, हल हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। समीकरण 1 ज्यादा सरल दिख रहा है, तो यहां समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, लिखा है s माइनस टी बराबर 3, तो t इधर नेगेटिव है, ऋण में है, s इधर पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख लेते हैं s बराबर t 3 धन t। ये आपका हो गया तीसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। ठीक है, ये t को हमने उधर पक्षांत कर दिया, ये धन में हो गई। अब s के मान को हम t के रूप में लिख लिए, अब इसी s के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये आप लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर ये लिखना है, फिर इधर हम सवाल बताएंगे ना, थोड़ा स्थान की कमी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में, तो s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये समीकरण 2 क्या है, s/3 धन t/2 बराबर 6 है। s का मान क्या है, 3 धन t, यहीं s के स्थान पर लिख दे, हमने क्या लिखा, 3 धन t/3 धन t/2 बराबर 6। अब देख लीजिए, इसको सरल भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग काम करिए, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पर 3 धन t ये अंश पर है और हर में 3 है, ये s का हमने यहाँ पर मान रखी, देखिएगा ये समझ में आ रहा है, s का हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया 3 धन t यहाँ पर, तो धन t/2 बराबर 6। अब इसको हल कैसे करेंगे, वही भिन्न जैसा हम हल करते हैं, 3 2 को हम एलसीएम ले लें, या ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम 6 का गुणा कर दें, ये भी तरीका है, एक ही बात है, सिर्फ कोई बात आपको अच्छे से समझ। 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया, आया 6। ठीक है, अब 6 को 3 से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, तो 3 दूनी 6, 2 आया क्या, 2 आया यहाँ पर भागफल, उस 2 का अंश पर ऊपर वाले में हम गुणा कर देते हैं, ये देखो 3 धन t, अब फिर ये धन यहाँ लगा दे, इस 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, भाग दे, 2 3 6, 3 का t में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30, ये बराबर 6 हो गया। बात समझ में आई। अब ये 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 3 6 धन 2t धन 3t बटे ये 6 बराबर ये 6। ठीक है, अब देखो ये सब धन है, तो 3 2 5 t हो जाएगा। ठीक,
3 2 5 टी, तो 6 धन 5 टी बचे 6। इधर देख लें, इधर क्या है, 6 धन 5 टी बटे 6 बराबर 6। ये 2 टी धन 3 टी ये जुड़ गए, ठीक है। एक ही प्रकार के चर हैं, लाइक टर्म जिसको कहते हैं। और ये 6 था। अब यहाँ पर बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर दे। तिर्यक गुणा करने पर यहाँ लिख देना चाहिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो 6 छन 36, 1 का भी तो 6 धन 5 टी बराबर ये 36 हो गया। ध्यान दें 6 का 6 में तिर्यक गुणा कर दिए, ठीक। तो ये 5 टी बराबर हो गया 36 ऋण 6, ये 6 उधर गया भाई तो ऋण में हो गया, तो 5 टी बराबर हो गया 30। तो टी बराबर हो गया 30 बटे 5, तो 5 छक्का 30, तो टी बराबर आ गया आपका 6। अब इसी टी के मान को यहाँ रख लो, s बराबर 3 धन टी। तो आगे क्या लिखेंगे, टी के मान को समीकरण 3 में रखने पर ये लिख लीजिएगा। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 धन टी, s बराबर 3 धन टी का मान क्या है 6, तो s बराबर क्या आ गया 6 3 9। तो यहाँ देखिए उत्तर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया s आ गया आपका 9 और t आ गया आपका 6। 9 6 4, s आ गया आपका 9, t आ गया आपका 6, ठीक है। अब देख लो उत्तर की जांच कर लें, s कितना है 9, t क्या है 6, 9 में 6 जाएगा 3 आएगा, 3 बराबर 3, इसका मतलब s और t का मान सही है। बात समझ में आ रही है। ये है प्रतिस्थापन विधि। फिर मैं आपसे कहूं आपके लिए बहुत उपयोगी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब आगे का सवाल आपको समझाते हैं। तो ये समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करना इम्पोर्टेंट, और ये आपके काम में आगे आएगा। आपको ये समझना ही होगा भाई, पढ़ना ही होगा। बिना पढ़े कैसे काम चलेगा, बिना पढ़े थोड़ी ना कोई चीज बनेगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मेहनत करें तो एक चीज आपको बताएं, जब मेहनत करें, बढ़िया से मेहनत करें, तो दिमाग भी ठीक रहता है, बहुत अच्छी नींद भी आती है, ठीक है। सोया ज्यादा नहीं करो, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए भाई। स्टूडेंट को कम खाना चाहिए और 6 घंटे से ज्यादा तो किसी को सोने नहीं चाहिए अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे प्रश्न में, ठीक है। 3x, अब तीसरा प्रश्न देख लें। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x ऋण y बराबर 3, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण। अब एक चीज आपको बता दें, दरअसल ये दोनों समीकरण एक ही हैं, दोनों समीकरण एक है भाई। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके अनंत अनेक हल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो, तो दिए गए समीकरण के युग्म के अनंत हल होते हैं। अब देख ले, a1 अपान a2 3 बटे 9 बराबर, अब यहाँ देखें ऋण 1, ये y ऋण y लिखा है, इसका ऋण 1 है। ऋण 1 क्या है, कोफिशिएंट गुणांक, इसका है ऋण 3। अब फिर इसका है 3 बटे 9। अब देखो हमने बिना
यहाँ पर इसको लगाए बराबर लिख दिया, क्योंकि दूर से दिख रहा है भाई। 3 3 जा 3 त्रिकाय 9, 1 3 1 3 1 3, समझ आ रहा है। 3 एकम 3 3 त्रिकाय 9, 3 एकम 3 3 त्रिकाय 9, ये ऋण ऋण कट है क्या, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो मतलब क्या हुआ, इसको जब हम हल करेंगे तो सीधे लिख दें, हम जानते हैं कि ये पूरा लिख देंगे, हो गया। इस समीकरण के अनंततः अनेक हल हैं, ठीक है। इसका x y का कोई मान एक नहीं, अनेक मान है, तो इसको इतना लिख देंगे, बात खत्म। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 में, ठीक है। 4 में मतलब पहले का चौथा प्रश्न, इसमें सिर्फ इतना लिखना है। आप दूर से देख रहे हैं बाबू, ये a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 है, ये समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। आपका मीडियम हिंदी है तो हो सकता है आप, ठीक है। चौथा सवाल आप देख लीजिए, चौथा सवाल क्या है। चौथा 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, ये पहला समीकरण है। अब यहाँ लिखा है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3, ये दूसरा समीकरण। अब देखो, जो बच्चा शुरू में गणित में ध्यान नहीं दिया है, ये दशमलव देख के बटा सही देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं है प्रभु, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समझ में हो सकता है नहीं आता, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, इसको समझना है। हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं शुरू में ध्यान नहीं दिए तो ये बातें कठिन हो सकती है, सिंपल सी बात है। आज से आप ध्यान दीजिए, शुरू हो जाइए, आज से शुरू हो जाइए। लेकिन ये भी मैंने देखा हूं, मैं पढ़ाता हूं, देखा हूं, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया वो दशमलव और अंडर रूट और ये बटा सही देखे तो उनका सर दर्द, अरे सर ये हो नहीं, कैसे नहीं हो सकता। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपकी इतनी गलती है आपने ध्यान नहीं दिया, बाकी ये सरल चीजें हैं साहब, एकदम सरल। अब देखो ये 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3, ठीक। इसमें कुछ न करिए, इसको हम सरल बना सकते हैं, सरल करने बना सकते हैं। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर दें, ठीक है। यहाँ हल कर रहे हैं, समीकरण ही बदल जाएगा, एकदम सिंपल हो। यद्यपि ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन गणित को सरल बनाना है, कठिन नहीं बनाना, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर ये लिख देंगे, करने पर। आप चाहे तो यहाँ लिख दें 10 का गुणा इसमें भी 10 का गुणा इसमें भी, दोनों पक्ष में, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में। अब देखो 10 का गुणा हम करेंगे, यहाँ देख लें 10 का गुणा हम किस में करेंगे, 0.2 में, तो 0 से ये 0, 1 2 के 2, 1 0 जा 0, ये 0 2 0, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। अब ये दशमलव एक अंक है, दशमलव के दाएं तरफ, ये यहाँ लग गया दशमलव, तो इधर 0 का कोई मान नहीं, ये क्या हो गया 2 हो गया। ऐसा समझ लें चाहे ऐसा समझ लें, किसी भी दशमलव की संख्या में जब 10 का हम गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिने ओर एक अंक खिसकता है, ठीक है। 10 का इसमें हम गुणा, जैसे इसको थोड़ा समझ लें, है बहुत सरल। अब इसमें जब हम 10 का गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव जो है ना एक अंक इधर खसक जाएगा, तो ये 2.0 हो जाएगा, एक अंक खसका, ये 2 आ गया, बात खत्म, ठीक है। किसी भी दशमलव की संख्या में
जब हम 10 का गुणा करते हैं तो 0.1 अंक दाहिने खसकता, एक अंक दाहिने खसका, ठीक है, तो ये हो गया 2x, एक इधर खसका तो -3y, फिर एक इधर खसका तो हो गया 13। अब इसको समीकरण तीसरा मान लो, ठीक। उसी तरह सारा वही, मैं फिर से कहूं, किसी भी दशमलव की संख्या में अगर 10 का हम गुणा करेंगे तो 1 अंक दाहिनी ओर खसकता है, और जो भाग देंगे तो 1 अंक बाईं ओर खसकता है, क्योंकि भाग गुणा का उल्टा होता है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये दशमलव यहाँ है, 1 अंक खसका, तो ये हो गया 4x धन 5y बराबर 23। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, किसी समीकरण से हम एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में व्यक्त कर दें। तो हम पहला ही समीकरण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये पहला मतलब ये तीसरा है ना, समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से 2x धन 3y बराबर ये हो गया 13, ठीक है। तो अब इसको हम लिख ले, 2x बराबर 13 ऋण 3y। अब इस चीज में बिल्कुल चिंता नहीं करी, जो आपको सुविधाजनक लगे, चाहे x को y के रूप में लिख लो, चाहे y को x के रूप में लिख लो, अब फिर उसको प्रतिस्थापित कर दो दूसरे समीकरण, बात खत्म, ठीक है। तो हम x के रूप में ले रहे हैं, तो ये हो गया x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। ये हो गया तीसरा, एक तीसरा चौथा, इसको आप मान लो 5वां, ठीक है। अब x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, अभी तक लिख लीजिएगा प्रभु, ठीक है। x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान ये है, समीकरण 4 ये है, उसमें प्रतिस्थापित कर दो। तो समीकरण 4 क्या है, 4x धन 5y बराबर क्या है, 23 है। अब यही ये x का मान यहीं पर रख देते, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिए तो 4, अब ये ब्रैकेट, ठीक है, 13 ऋण 3y बटे 2, 13 ऋण 3y बटे 2 धन 5y बराबर ये हो गया 23 भाई, ठीक। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट है, मतलब ये 4 का पूरे में गुणा है, तो इस 2 से ये 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। अब ये 2 का 13 में गुणा तो 26 ऋण 2 त्याई 6y धन 5y बराबर 23, ये हो गया, ठीक है। अब ये 26 उधर जाएगा, अब ध्यान दे, ये 5y में 6y जाएगा तो ऋण y आएगा बराबर ये 23 ऋण ये 26 धन है बराबर के उधर गया तो ये ऋण हो गया, ठीक है। तो ऋण y बराबर ऋण 23 छोटी संख्या है, 26 बड़ी संख्या, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो ऋण में आता है ना, तो 23 3 26 ऋण 3, ये कट गया, क्या आ गया, y बराबर 3, 23 3 26, ये y बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब इस y के मान को आप कहीं रख दो, किसी भी समीकरण में रखोगे आएगा, तीसरा में रखो, चौथा में रखो, 5वां में रखो, लेकिन 5वां में रख दो, बिल्कुल सिंपल है। तो y के मान को यहाँ लिख देंगे, y के मान को समीकरण ये सॉरी यहाँ 5, इसको 5 माने थे ना, 1 2 3 4, ये 5 है। y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, 5 ऐसा लिख दे चाहे में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 13 ऋण 3 y 3 है, ये y के स्थान,
बटे 2। ठीक है, तो x बराबर हो गया 13 ऋण 9 बटे 2। तो 13 में 9 चला गया, 9 4 13, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x आ गया आपका 2। आपका उत्तर क्या हो गया, x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, यहाँ देख लें, x बराबर 2, y बराबर 3। ये समझ में तो आता होगा बेटे, x बराबर 2 तो 2 दूनी 4, 4 आया, y बराबर 3, 3 त्रिका 9, 9 4 13, इधर भी 13। इसका मतलब ये x बराबर 2 और y बराबर 3, ये सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ। फिर मैं आपसे कहूं, बिल्कुल सरल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, समीकरण को हल करना आपसे आना ही चाहिए। कक्षा 10वीं में अगर कोई सबसे सरल टॉपिक है तो कौन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन मैं ये भी कहूंगा सबसे ज्यादा अगर उपयोगी है तो यही सबसे सरल टॉपिक उपयोगी है। पूरे जीवन आपको कंपटीशन में काम आएगी। पूरे जीवन कंपटीशन में नहीं देना है, जब आप कंपटीशन देंगे आपको काम आएगा। इसको प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल मैंने आपको समझाया। ठीक, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और आपको बताते हैं, इसके बाद फिर बंद करते हैं। इसको देखिएगा, पूरा समझिएगा, इसको पूरा समझ लेंगे, ये आपके काम आएगा आगे। मैं कई बार कह चुका हूं। तो ये हो गया समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना प्रतिस्थापन विधि से। एक क्वेश्चन और देख लें, ये रूट वाला है। मैंने शुरू में कहा बच्चे रूट वाला देखे तो लगता है कि ये क्या आ गया भाई। देख लें, ये 5वां सवाल, प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां सवाल, √2x, ये रूट इसको बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट। ये रूट शॉर्ट में कहते हैं वर्गमूल 2, ऐसा भी कहते हैं ना। ये वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। रूट बिल्कुल, √2x धन √3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। ठीक है, ये तो इतना अंग्रेजी जानते हैं, फिर अंग्रेजी जानना भी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। ठीक है, तो यदि हर समय में, वर्तमान समय में ही नहीं भाई, हर समय में ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक, ये √8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब आप 10वीं पहुंच गए होंगे, चूंकि वो चीज अब आपके सिलेबस में है नहीं। एक होता है सर्ड, जिसको कहते हैं करणी, पहले कक्षा 9वीं में करणी थी। आपको थोड़ा सा किसी वीडियो में हम करणी के बारे में समझाएंगे, जिसको सर्ड कहते हैं, सर्ड की पावर 2 है ना। जैसे यहाँ सर्ड की पावर 2 है, लिखी नहीं जाती, यहाँ सर्ड की पावर करनी घात 2 है, लिखा नहीं जाता। ये मैं कोई वीडियो में आपको समझाऊंगा, अभी तो आप इस सवाल को देखें। ठीक, तो समीकरण यहाँ हम हल करना शुरू करें, ये हल करना हम शुरू करें समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या ले लेते हैं, √2x धन √3y बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, √2x बराबर, अब ये उधर गया। ठीक है, एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, ध्यान देंगे, ऋण √3y। तो x बराबर हो गया ऋण √3 बटे √2y। ये हो गया, ये समझ आ रहा। ये √2 नीचे चला गया, मल्टीप्लाई गुणा का उल्टा भाग होता है। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण बंधु, ये तीसरा हो गया। अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें। ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले एक छोटी सी चीज बताते हैं, √8 लिखा है ना, √8 को ऐसा भी लिख सकते हैं,
√8 को ऐसा, √8 माने 2 × 2 × 2, जब आप हो सकता है ये जानते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट से जोड़ा में से 2 बाहर आता है, ये 2 बाहर आ गया, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक। तो x का इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहां लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये पूरा लिख लेंगे आप, ठीक है। x के मान को समीकरण 2 ये देखें, x यहाँ है, यहीं रख देंगे, √3x है ना, ये x के मान को यहाँ रख दिए, -√3/√2, ये समझ में आ रहा है, √3√2 वर्गमूल 3/√2, ठीक है। √3x ये x के मान को यहाँ रख दिए, ऋण √8y = 0। अब देखते चलिएगा, √3 का जब गुणा करेंगे सिर्फ 3 आएगा, काहे, इधर थोड़ा देख ले, हो सकता है आप जानते हो, √3 × √3, तो ये बराबर हो जाएगा √9, तो 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होता है 3, तो जब √3 का √3 में हम गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, तो -3/√2y, -3/√2y, ऋण, इसको मैंने कहा 2√2y आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर या तो बटे 1 करके एलसीएम लें, या तो √2 का सीधे इसमें गुणा कर दें, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, ये y इसमें मल्टीप्लाई, ऋण 3y, ऋण √2 का इसमें, तो 2 दूनी ये 4y बटे √2 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं, समझ में ना आया हो मैं अलग समझा देता हूँ, आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई, ऐसे हो गया, देख लीजिए, इसको अलग से समझा देते हैं, यहाँ ये लिखा है, अलग से समझा देते हैं, क्या, ऋण 3/√2 और ऋण 3y, ये y चाहे बीच में लिखे चाहे ऊपर लिखे एक ही बात, ठीक है, ये y का ऊपर ही गुणा होगा, ऋण 2√2 बराबर 0। अब फ्रैक्शन के हिसाब से करें चाहे ऐसा कर लें, इसका इसमें गुणा हो जाएगा बटे ये हो जाएगा, या तो ना समझ में आए तो पूरा करके अपान 1 कर लें, इसका स्क्वायर रूट एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ये आएगा, ठीक। अब इस वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का ऋण 3y में गुणा करेंगे तो ऋण 3y, ऋण किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या आती है, यानी वर्गमूल 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, वर्गमूल 2 आएगा। अब वर्गमूल 2 का इसमें गुणा करेंगे, इसमें वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे 2√2, तो मैंने कहा था रूट का गुणा होता है तो बेस भर आता है, यानी √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 है ये, तो कुल मिला के 4 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ 4y, ऋण 4y बराबर ये 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो, तो ऋण 7y √2 का 0 में क्रॉस तिर्यक गुणा, तो ऋण 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे ऋण 7, तो y बराबर क्या आ गया 0, ये y बराबर 0 आ गया।
अब y के मान को यहाँ रखेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर x बराबर है √3/√2 y का मान 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें 0 होता है। x आ गया 0, यानी x 0 y 0। हम आंसर उत्तर में लिखेंगे क्या, x बराबर 0 y बराबर 0। ये बच्चे कुछ इस सवाल में परेशान होते हैं, सर ये कैसा होता है। उसका कारण है बच्चों से ये साइड यानी करनी नहीं आती है, रूट वाले में थोड़ा परेशान होते। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसको देख लें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आपके कितने सवाल हो गए। पहले सवाल में ये 6 सवाल में से 5 सवाल हो गए। छठवें का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसके बाद बंद करता हूँ। ठीक है, इसको वीडियो रोक कर आप लिख लेंगे। ओके, छठवें सवाल को पहले सवाल के छठवें का थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। आप वो समीकरण को सिंपल कर लेंगे और फिर हल कर लेंगे। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आप उसको हल कर सकते हैं। पहले सवाल का छठवां लिखा है क्या, 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2। और फिर लिखा है x/3 धन y/2 बराबर 13/6। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण भाई। अब देखो, ये एक इसका समीकरण प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे सवाल की तरह मैं कह रहा था, इसको आप साधारण बना ले। कैसे साधारण बना ले, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम अगर 6 2 6 इसका एलसीएम 6 होगा, दोनों पक्षों में इसका भी एलसीएम 6 होगा। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में हम 6 का गुणा कर दे। देख लें, पहले समीकरण के दोनों पक्ष में हम 6 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण को साधारण बनाना, 6 गुणे 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2 गुणे 6। अब देख लो, इस 6 का यहाँ गुणा, 6 गुणे 3x/2 ऋण 6 गुणे 5y/3 बराबर 6 दूनी 12 ऋण 12। ये 3 दूनी 6, ये 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, क्या हो गया 3 त्रिकाई 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। पहला समीकरण इस तरह बन गया ना। ऐसे पहले सवाल में ये जो s माइनस टी बराबर 3 है, s/3 धन st/2, इसमें भी यही करना है भाई। इस 6 का दोनों में गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट है समीकरण के दोनों पक्षों में। इस पक्ष में भी 6 का गुणा, इस पक्ष में। अब यहाँ पर अगर हम 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ 6 का गुणा तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा क्या 2x धन, यहाँ भी 6 का गुणा 2 तिहाई 6 3y। समझ आ रहा है, यहाँ भी 6 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा, आ जाएगा 13। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, यानी इसको चौथा हम मान लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दिया, ठीक, किस तरह से इस समीकरण को हम साधारण बना लेंगे। दूसरा बन जाएगा इस तरह, पहला बन जाएगा इस तरह, फिर आप इसको हल कर लें। नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको बताऊंगा। यदि पूरा विश्वास है आपसे बन जाएगा। तो पढ़ते रहें, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। और मैं फिर से कहूँ इस वीडियो को समाप्त करने के पहले कि आपको ये समीकरण आना ही चाहिए। इन समीकरणों का इस साल भी और जब तक आप गणित लगाएंगे, इन समीकरणों का बहुत उपयोग है, अतः ये सरल है। इसी बात के साथ गुड नाइट, धन्यवाद।